Hello everyone, welcome to you all. So today we are going to start our second unit, that is about solution. So in our previous videos we have discussed about our first unit, that is solid state. So regarding this, if you have any kind of doubts, so you can comment on the section. So today we are going to discuss a new chapter, that is solution, one of the very important chapters for board examination as well as all type of concepts if we are going to discuss. So today will be a very introductory lecture in which we will discuss about the types of solution and to express the concentration of solution. So regarding this, we will discuss about some concentration terms like molality, molarity, and all these things. So without wasting time, we are going to start. So now first we have to discuss what is solution. What is solution? As you all know, because एक solution का formation कैसे होगा? When we are going to add solute in solvent, means a solution is made up of solute plus solvent. Solute plus solvent means solute plus solvent will give you solution. Now what is solute and what is solvent? तो एक्चुअल में कुछ बेसिक हमारी जो मतलब डेफिनेशंस होती है उसमें ये बताया जाता है कि सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, बट ये हमेशा के लिए ट्रूथ नहीं होता। तो देखेंगे इसको, डिस्कस अभी आगे करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग ये शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन को जब भी करें डिफाइन, तो अब अच्छे से थोड़ा सा 7 चैप्टर आएगा हमारा, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स में यानी कि मतलब पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्यूशन की बात होगी दैट इज अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटर मतलब बॉटल है, उसको आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट डाल के आपने उसको डिसॉल्व कर दिया क्योंकि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको देखने से लगेगा नहीं कि उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व है या सॉल्ट उसमें डिसॉल्व है, तो दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। तो वही ट्रू सॉल्यूशन की बात यहाँ पर होगी। हो सकता है आप कुछ मिट्टी डाल दो, उसमें रेत डाल दो, तो वो पार्टिकल उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे बल्कि ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम पे जाके सेटल हो जाएंगे। सो दैट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज एक्चुअली सस्पेंशन। फिर आप वाटर में थोड़ा सा मिल्क डाल दो, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो वो डिफरेंट टास्क है, बट हम लोग जो बात यहाँ पर करेंगे दैट इज अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होते क्या है, तो इसको नोट कर ले। सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substance in which one component will lose their identity and cannot be separated by simple methods. So this is a simple definition of solution. मीन कि सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कोई भी मतलब सब्सटेंस हो सकते हैं, सॉल्यूट हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी। सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर यानी कि सब्सटेंस इन विच एक कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा एंड विच कैन नॉट बी सेपरेट बाय द सिंपल मेथड। सपोज आप वाटर के अंदर नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट, उसको डिसॉल्व कर दीजिए, तो आप सिंपल मेथड से उस वाटर में से नमक को निकाल नहीं सकते। सो दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। वही बात हम लोग यहाँ पर मतलब करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, हमने बात करी कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो टाइप्स क्या है सॉल्यूशन के। एक्चुअली देखा जाए तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बट हम लोग यहाँ पर केवल और केवल किसकी बात, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो कैसे करें टाइप्स, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन होते क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं सॉल्यूट, यहाँ लिखूं सॉल्वेंट और यहाँ लिखूं इसका एग्जांपल। तो देखिए सॉल्यूट में क्या करें, मैं सॉलिड ले सकता हूँ, मैं लिक्विड ले सकता हूँ और गैस ले सकता हूँ, ठीक है। अब सॉल्वेंट हमेशा क्या लेना है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। सॉलिड भी लेंगे तो वो भी सॉल्यूशन बनेगा, गैस लेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। सो दैट्स व्हाई देयर आर
9 types of solutions totally, but we are going to discuss only liquid solution. That's why we have taken solvent only liquid. तो अगर आपका solute solid है और solvent liquid हो, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? दिस इज लिक्विड, ये सॉल्यूशन, तो एग्जांपल आपका क्या हो गया? सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए वाटर के अंदर, या शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ भी ले लीजिए, वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. सो दिस इज एग्जांपल. इफ लिक्विड इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मींस दैट इज, सपोज यू हैव टेकन अल्कोहल, alcohol in water is also example of this type of solution. And one is gas in liquid, means solvent is liquid and solute is gas. That means any gas which is dissolved in liquid, for example oxygen या फिर nitrogen in water, dissolved in water. So there are major 3 types of solution which we have to discuss in detail. So आगे हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. So ये हमारे types of solutions. ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं. तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन को भी समझ ली. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. और जो आज का मेजर टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमारे पास सॉल्यूशन, हमें ये पता चल गया कि बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनता है. तो दूसरी बात इसमें देखें कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या. अभी तक हमने ये देखा था कि जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट था, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, ये हम जानते हैं. बट एक्चुअल में होता क्या है कि ऑन मिक्सिंग, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं या किसी भी कंपोनेंट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन है वो फाइनल स्टेट क्या ले रहा है, जो कंपोनेंट का फाइनल स्टेट क्या है, दैट विल बी सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास कुछ सॉल्ट था, मैंने इसको एक बीकर में वाटर लिया, इसको इसके अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया. तो देखिए, सो ऑन दैट केस ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन. तो इस केस में ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, तो फाइनली नमक पानी में घुल गया, तो नमक ने फाइनली कौन सा स्टेट ले लिया, लिक्विड. सो दैट मींस दैट विल बी सॉल्वेंट. जो फाइनल स्टेट होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी सॉल्वेंट. क्लियर. तो ये हमारा एक ये कन्वेंशन भी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे. ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट्स. तो अब सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिकली देयर आर कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर हो गया तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे. मींस बेसिकली अगर हम लोग ये देखें तो ये कंसंट्रेशन टर्म 2 तरीके से मेजर हो सकती है. वन इज क्वांटिटेटिव एंड वन इज क्वालिटेटिव. ठीक, मींस आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है और सॉल्यूशन कंसंट्रेट है. तो डाइल्यूट का मतलब बहुत आसान है कि भाई जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेट का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, दैट विल बी कंसंट्रेट सॉल्यूशन. बट ये भी तो हो सकता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए. तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि किस तरीके से क्वालिटी के बेस पर सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करें. तो यहाँ पर इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉल्यूशन का मतलब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वांटिटेटिवली जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है. दीज कंसंट्रेशन टर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास आएंगी. वन इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड वन इज मास रिलेटेड. ठीक है, अब देखिएगा 2 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि क्वांटिटेटिव है. अब हम सॉल्यूशन की क्वांटिटेटिव स्टडी को कर रहे हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिसॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की एक्चुअल कंसंट्रेशन आपको दे देगा. तो उस कंसंट्रेशन टर्म को हमने ब्रॉडली डिवाइड 2 पार्ट्स में कर दिया. वन इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड वन इज मास रिलेटेड. ठीक है, अब जो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट होती है उनको हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट. क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट. भाई ठीक है, वॉल्यूम चेंज करोगे तो मतलब टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर से डिपेंड करता है. दूसरी चीज क्या है, मास. और आप जानते हैं मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है. सो दैट्स व्हाई जो मास रिलेटेड यूनिट्स होंगी दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, मींस मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है. ठीक है, बट वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है. ठीक है, सपोज इस रूम के अंदर गैस है, वो गैस ने कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया होगा. सपोज इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर,
तो भाई वॉल्यूम बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपेंशन गैस के अंदर हो सकता है। आप क्या कर दो, कंप्रेस कर दो तो वॉल्यूम कम हो सकता है। मींस जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड होंगी दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो कंसंट्रेशन टर्म्स मास रिलेटेड होंगी दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कौन कौन सी यूनिट है आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली यूनिट है हमारे पास दैट इज परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं, परसेंट वी बाई वी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी, ठीक है। दिस इज वेट या मास, दिस इज वॉल्यूम। तो सेकंड होगी मतलब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं आप। एंड थर्ड वन इज मोलैरिटी एंड फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से करते हैं रिप्रेजेंट, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से करते हैं। सो दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर वॉल्यूम रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं मास रिलेटेड क्या है। मींस जो यूनिट मास पर डिपेंड ये करती है, दैट इज पहला कर देते हैं परसेंट बाय मास, मींस मतलब परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मींस मास, यहाँ भी मास। अभी इसको डिस्कस ये करेंगे ये क्या है। सेकेंड वन इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज मोलैलिटी, मोलैलिटी which is represented by capital small n. फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हमारी चार मास रिलेटेड यूनिट्स हैं और ये क्या है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है। तो इन चार टर्म्स को हम बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। दीज द कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर मास रिलेटेड एंड विच विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो चार मतलब यूनिट है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग यहाँ से वन बाय वन एक एक को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो यूनिट्स हैं वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट, तो उसमें से पहली करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। बात कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो आज जो यूनिट होंगी हमारी केवल वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट होंगी, और वैसे भी ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोग क्लास 11 में कर चुके हो, फिर भी एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। तो पहला लगाएं हेडिंग परसेंट वी बाई वी, तो इसको क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, v बाई वी का मतलब क्या हुआ, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम। तो ऊपर कौन है, न्यूमरेटर में सॉल्यूट होगा और नीचे यानी डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी कुछ चेंज होगा तो वो देखेंगे आगे। तो इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी कहेंगे। अब एक्चुअल में देखो इसको अगर मैं डिफाइन ये करना चाहूँ तो ऊपर देखिए वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख सकता है इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो मतलब 100 में से होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। यानी इसको आप मतलब यूं समझ ले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, इसको यहाँ पर ml भी कर सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मींस 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है, उस 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट वी बाई वी। मींस दोनों चीज इसमें क्या है वॉल्यूम ml में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब जो सॉल्यूशन है यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए परसेंट वी बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और वॉल्यूम को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज वॉल्यूम इज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसलिए वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो। अगर टेम्परेचर होता तो नहीं कर सकते थे बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट एक्सपेंसिव, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ा तो उसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट अभी ये समझो कि वॉल्यूम एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग जो मास पे डिपेंड कर रही है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, इट इज एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए इस फॉर्मूले को चेंज करके लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो आसान सा फॉर्मूला है,
इसको आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। अब देखिए इसी को समझने के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो एग्जाम्पल कैसा ले रहे हैं, सपोज यू हैव 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। अगर आपसे कहा गया यू हैव 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज यू हैव टू गिवन 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल सॉल्यूट मींस 10 ml ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि 10 ml ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml, सॉल्यूट कितना है 10 ml, तो मींस ये डिसॉल्व तो वाटर में होगा ना। तो वाटर क्या हुआ यहाँ पर, मींस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, मींस 10 ml of ethanol is dissolved in 90 ml of water. This is the total volume of solution. उसमें से 10 ml क्या हो गया, ethanol हो गया, so means remaining 90 ml will be the volume of solution. ओके तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि परसेंट वी बाई वी का मीनिंग क्या होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, इसको नोट कर ले, इस एग्जाम्पल को भी देख लें अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको दिया हो कि 10% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml ऑफ एथेनॉल डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो 100 ml सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूट 10 है, तो 100 माइनस 10 विल बी 90, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट का मास वॉल्यूम कितना हो गया 90 ml हो गया, दैट विल बी एक्चुअली वाटर। अगर जब तक आपको मेंशन ना किया हो कि सॉल्वेंट क्या है तो यू विल एज्यूम्ड इट वाटर। चलिए इसको नोट करें, आगे चलते हैं। तो ये हमारी पहली यूनिट हुई परसेंट वी बाई वी, जो कि बहुत आसान है। इसमें ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये बात करते हैं सेकंड, दैट इज परसेंट डब्ल्यू बाई वी, दैट इज परसेंट डब्ल्यू बाई वी। अब देखिए परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या है, ऊपर देखिए डब्ल्यू वेट आ गया, मैस आ गया, नीचे वॉल्यूम आ गया। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, देखिए दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट, ये काहे में होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। तो मींस वेट ऑफ सॉल्यूट बाय डब्ल्यू है ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ऊपर वेट आ गया सॉल्यूट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे यहां पर मैं कहूं कि कोई भी एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 20% डब्ल्यू बाई वी ऑफ मान लीजिए यूरिया, ठीक है। सपोज बोल दिया कि एक एक्वस है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 20% डब्ल्यू बाई वी ऑफ यूरिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 20% डब्ल्यू बाई वी, ठीक है, दैट इज 20% डब्ल्यू बाई वी। इसका मतलब 100 ml में 20 ml क्या है, यूरिया है, मींस 100 ml सॉल्यूशन में यूरिया कितना है 20 ग्राम यूरिया है। देखिए दिस इज वेट, नाउ दिस इज द वेट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब इफ यू हैव अ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन contains 20% W by V of urea, means this is the weight of solute 20 gram, this is 100 ml of solution, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व किया, मींस 20 ग्राम यूरिया को आपने डिसॉल्व किया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर अब आपसे कोई पूछ दे कि इसमें वाटर कितना है, वाटर कितना, तो आप सीधे सीधे कहेंगे 100 ml है, 20 100 minus 20 80 होगा 80, नो क्यों, क्योंकि ये ml में है, देखिए दिस इज इन ml एंड दिस इज इन ग्राम। तो इसके लिए आपको अगर आपसे पूछता है कि मास ऑफ वाटर कितना है तो इनकम्प्लीट है, मींस आपको क्या चाहिए इस केस में 100 ml सॉल्यूशन है, यहाँ 20 ग्राम यूरिया। अब इसको तो मतलब वो नहीं कर सकते हो आप, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, डेंसिटी चाहिए होगा। फिर हम उसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से मास डेंसिटी फिर हम लोग चेंज इसको ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml हो गया, ठीक है। और डेंसिटी सपोज मान लेते हैं
डेंसिटी आपको कितना दे दिया 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी मिल गया 1 ग्राम पर ml मिल चुका है, मान लीजिए डेंसिटी इतना है। तो अब यहाँ से मास निकाल सकते हैं, तो मास कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1 इंटू वॉल्यूम कितना 100, सो मास विल बी 100 ग्राम। अब आपको सोल्यूशन का मास भी मिल चुका है, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी एंड दिस इज द मास। अब मास भी आपको मिल चुका है, तो अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है कितना 100 ग्राम, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। तो दैट मीन्स सॉल्वेंट कितना होगा 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, दैट विल बी 80 ग्राम, दैट विल बी 80 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास यानी कि वाटर कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो इस तरीके से हम डेंसिटी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी क्लियर, इसको नोट कर लें। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स छोटे छोटे क्लास 11 में भी हैं और क्लास 12 में भी है, इसको देख लें। चलिए अब जो तीसरा टर्म हमारे पास आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, और मोस्टली यही यूनिट हमारा यूज होता है, दैट इज हेडिंग लगा मोलैरिटी, दैट इज मोलैरिटी, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। तो मोलैरिटी एक्चुअली में होती क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के में किसी सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं, दैट विल बी अ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स को n बोल देता हूँ, n सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मोलैरिटी का। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि आपको वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन लीटर में नहीं मिलेगा, दैट विल बी मिलीलीटर, ठीक है। तो आप क्या करो, और नंबर ऑफ मोल्स देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तो ये होता है। और कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। और भी फॉर्मूले होते हैं बट ये कॉमनली यूज हम लोग यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मान लीजिए गिवन मास है W ग्राम, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ग्राम लिख के कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आई थिंक इट विल बी क्लियर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए अब नीचे क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब मुझे हमेशा क्या मिलेगा, वो वॉल्यूम जो है वो किस चीज में लेना है मुझे, मिलीलीटर में। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास एक आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको सॉल्यूट का कितना मास दिया है उसका मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है मोलैरिटी का, ठीक है। तो इस पर छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, नोट करें क्वेश्चन। सपोज यू हैव 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in water to produce 4 liter of solution. To produce 4 liter of solution, calculate molarity, ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी। चलो इसको ट्राई करो, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। 60 ग्राम यूरिया है, डिसॉल्व किया गया वाटर में टू प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसमें निकालेंगे ये मोलैरिटी, और अभी हमने परसेंट V/V भी निकाल लिया, परसेंट W/V भी निकाल लिया, तो हम इससे ये परसेंट W/V भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले मोलैरिटी इसका निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे मोलैरिटी के लिए, सीधे फॉर्मूले में पुट कर दें, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये देखिए
वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब मींस मोल्स का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको कितना दिया है 60 ग्राम ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास यूरिया। देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। मोलर मास निकालेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 60, तो 60/60 ठीक है इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर 4 लीटर, तो कितने 4000 मिलीलीटर दैट विल बी 4000। ठीक कैंसिल हो गया 1/4, ये हो गया 1, so that will be 1 into 1/4, so that will comes out to be 0.25 मोल पर लीटर। ये इसको डायरेक्टली कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। आसान है, बस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन में आपको मोलरिटी में कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन इस यूनिट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि लीटर देगा तो यहाँ आप मिलीलीटर में कर रहे हो। ठीक है, इसलिए लीटर अगर दिया है तो अब यहाँ अगर मैंने यहाँ 4000 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ लीटर था, यहाँ मैंने ml किया, तो अब इसको यूनिट सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर इसी में आपसे कह दे कि कैलकुलेट भी करो इसी में सेकंड पार्ट, इसी का परसेंट W/V निकालिए। ठीक है, तो परसेंट W/V कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है 60 ग्राम यूरिया है देखिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में होगा, तो कितना इसको कर सकते हैं आप, अगर इसको ml करें तो कितना हो गया 4000, कितना दिया था 4 लीटर दिया था ना, तो 4000 इंटू कितना हो गया 100, इसका फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो इसको चेक करते हैं कितना आ गया, दैट विल कम्स आउट टू बी 60/40, दैट इज 60/40, that will 6/4, that is 1.5% W/V। ठीक है, 4 1 4, ठीक है, तो ये हमारा परसेंट W/V भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम्स आप इसकी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड होगी मोलारिटी। तो हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म होगी, चौथी बची नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी वैसे आप कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से आज का लास्ट टॉपिक दैट इज नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का टॉपिक है वैसे नॉर्मेलिटी, आपने किया होगा बट कोई नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लगा लें नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट विल बी नॉर्मेलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। अब देखिए नॉर्मेलिटी होती क्या है, जैसे मोलारिटी है ना, उसी तरीके से नॉर्मेलिटी है, मींस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या है अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां से आप डेफिनेशन भी मतलब बना सकते हैं, क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ यहीं से आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट, हालांकि अगर इसको लंबा करेंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, बस आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, कि अगर हमें मास पता हो, देखिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से क्या मिल जाएगा मुझे, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब दूसरा प्रॉब्लम आएगा इक्विवेलेंट मास क्या है, ठीक है, तो वो भी निकाल देते हैं। देखो तो नेक्स्ट पॉइंट ये, इसको भी याद रखें, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, अपॉन क्या कर देते हैं एक्स। यहाँ पर एक्स क्या होता है बच्चे, वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बताऊं, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 अगर आयनाइज होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये एसिड है, तो ये कितना H प्लस दे रहा है, अभी 2H प्लस दे रहा है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2 हो गया। तो X क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। अगर बेस होता तो उस केस में उसका एसिडिटी लेते, एसिड है तो उस केस में उसका मतलब बेसिसिटी है, कि हाउ मच H प्लस इट इज गिविंग, इट विल बी इट्स वैलेंसी फैक्टर। NaOH होता तो कितना OH माइनस दे रहा है, 1 दे रहा है, तो दैट मीन्स उस बेस का एसिडिटी 1 है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब X हमारे पास क्या हो गया, लिख सकते हैं X इज ए वैलेंसी फैक्टर,
x इज अ वैलेंसी फैक्टर। ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से फाइनल फॉर्मूला अगर मैं डिजाइन करके लिखूं तो n विल बी व्हाट, मास, ग्राम इक्विवेलेंट क्या, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको ब्रैकेट करके लिख लीजिए, इससे आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। मास रखिएगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के लिए इस फॉर्मूले को नोट करके लिख ले, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में मिल जाएगा, लीटर में मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। बड़ा आसान फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाद में कराते रहेंगे, सॉल्यूशन में आगे अभी। चलिए आ जाइए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 9.8 gram of H2SO4, containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 ml of solution, in 250 ml of solution, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of a solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 250 ml of solution, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला रखें, ठीक है। n इज इक्वल टू, देखिए, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास कितना है 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या क्या बताया था, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का रखेंगे अपॉन, देखिए H2SO4 के केस में अगर निकालना चाहो, दैट इज इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया H2SO4 का, दैट इज 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा H2SO4 का, तो कैलकुलेट ये कर लीजिए इसको 498, सो दैट विल बी अपॉन बेसिसिटी, इसका एसिड है, बेसिसिटी होगा 2, दैट विल बी 49, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया H2SO4 का 49, ठीक है। तो मास हो गया 9.8 जो दिया है, इक्विवेलेंट मास आपका आ गया 49 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए कितना दिया, 250 ml डिवाइडेड बाय 250 ml है, तो इसको ये कर लीजिए 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको, तो 98 49 ये हो गया तुम्हारा 0.2 डिवाइडेड बाय 1/4, ये कितना हो गया 0.25, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 0.2 अपॉन 0.25, तो दैट विल बी अप्रोक्स 0.8, कितना आएगा 0.8। एन भी लिख सकते हैं या फिर ग्राम पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, या इसको आप 0.8 एन लिख सकते हैं। सो दिस इज नॉर्मल सॉल्यूशन, दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या किया, H2SO4 का मोलर मास 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा, एक्स फैक्टर मींस मतलब वैलेंसी 2 कर दीजिएगा, तो जो भी मोलर मास आए अपॉन 2 दैट विल बी 49, और यहाँ से इस केस में हम आसानी से n निकाल ली, आसानी से मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालने का तरीका है, बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ तो याद ही कर लें, जैसे H2SO4 है, NaOH है, ठीक है ना। H2SO4 देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन सल्फर 4 ऑक्सीजन, कितना आ जाएगा, वो 108 होता है अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो कितना आ जाएगा 49, 98 और सॉरी 98, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको 2 प्लस सल्फर हो गया 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, ये आपके कितने हो गए 64, सो दैट विल बी 4 to 6 to 8, दैट विल बी 98। अब देखिए H2SO4 कितना H प्लस देगा, 2H प्लस देगा, तो इस केस में 2 कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 49, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49 हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और उसके बाद नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसको ध्यान रख लीजिएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आज हमारी ग्रुप ए की कुछ यूनिट्स होगी, हालांकि हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए अटेम्प्ट,
बट आप इस चीज को ध्यान रखें, फॉर्मूले को नोट करें और एनसीईआरटी से इसके कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लगाने की कोशिश करें। टिल देन थैंक यू।